अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 623 का नेक्स्ट टॉपिक आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ ये आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से करना है और ये है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का फार्मूला। आपने इन फार्मूलों को जितने मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपने फार्मूलाज के नोट्स बनाने हैं, तो आपने इस फार्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जी म्यू वी 8πT म्यू वी, ये आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का फार्मूला है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपके लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस को राइट करें। तो इसके जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसमें जस्ट आपने ये लिखना है कि एट फर्स्ट फील्ड इक्वेशन मस्ट बी टेंसर इक्वेशन, कि जो आपके पास फील्ड इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो टेंसर इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है d² पार्शियल स्क्वायर 5/पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर 5/पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर 5/पार्शियल z²। ये इक्वल होता है 4πg रो के, और इसको आप लोग कहते हैं पॉइजन लॉ। ये पॉइजन लॉ सेपरेट भी आ सकता है आपके शॉर्ट में कि पॉइजन लॉ को राइट करें। ये आपके MCQs में ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। इस तरह ये दे के वो पूछ सकते हैं ये किसके इक्वल है। तो ये आपके MCQ सब्जेक्टिव लॉन्ग एंड शॉर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखना है। r अल्फ़ा बीटा -1/2 g अल्फ़ा बीटा r, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें बीटा के अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा 0। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है r अल्फ़ा बीटा -1/2 r g अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -k t अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे k की वैल्यू ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि ये किसके इक्वल है 8πg/c4। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। ये भी आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये डेल्टा ऑपरेटर आपने इन 4 इक्वेशंस में पहले राइट करना है, फिर आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देन आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जब आप डेल्टा ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देन आपका आंसर आएगा ρ/E0, और इसको आप लोग कहते हैं, इसका नेम है गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करना है। MCQs के लिए भी MCQs में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये इक्वल होता है 0 के। ये क्या है, इसको क्या नेम देते हैं, गॉसिस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये है गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये है गॉसिस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जब आप यहाँ पे लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा -partial b/t, और इसका आंसर आएगा u0j + 1/c² पार्शियल e/dt। यहाँ पे c की वैल्यू 1/μ0 E0 उसका स्क्वायर रूट। आप इसको क्या कहते हैं, ये है एम्पियर लॉ। ये एम्पियर लॉ आपको वो पूछ सकते हैं कि एम्पियर लॉ राइट करें, तो आपने ये वाला लॉ राइट कर देना है, और इसका क्या नेम है, फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो ये दोनों क्वेश्चंस ही आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास चार्ज डेंसिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को आप वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगी चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है ρ = NE/L0³ ये इसका फार्मूला आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें N आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E आपके पास चार्ज है और L आपके पास है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे ये होता है इसका फार्मूला ρ = NE/L0³। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है 1 - v²/c²। अब ये जो इक्वल है ये देखें, ये अगर हम यहाँ पे NE/L0³ ये रो के इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ρ0/1 - v²c²। NE/L³ ये इक्वल होता है रो के NE/L³ यहाँ पे नॉट भी हो L0 का क्यूब, ये इक्वल होता है ρ0 के। देखें यहाँ पे जब L0 यूज़ होगा तो ये ρ0 के इक्वल होगा, जब यहाँ पे L होगा तब ये रो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें ये है NE/L0³। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं ρ0 और नीचे हम लिख सकते हैं 1 - v²/c² स्क्वायर रूट। तो ये इसका फार्मूला है, ये भी इसका फार्मूला है, और ये इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें तो आपके पास चार्ज डेंसिटी आता है। आपको चार्ज डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में और कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उसको x, y एंड z एक्सिस में लिखना है। जब आप इसको आप z एक्सिस में लिखेंगे, सॉरी x एक्सिस में लिखेंगे, तब आप यहाँ vx लगा देंगे, जब v यहाँ पे vy लगा देंगे, vz लगा देंगे। इसी को आपने करंट डेंसिटी, आपको चार्ज डेंसिटी का अगर फार्मूला आता है तो आप इजीली करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। कैसे, vx, vy, vz आपने इनको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस
स्पेसेस जो होते हैं XYZ उनमें इसको राइट करना है। नेक्स्ट 4 करंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। इट इज़ 4 वेक्टर हुज 3 स्पेसेस कंपोनेंट आर दूस। देखिए 4 करंट में 4 जो आपके पास होते हैं पार्ट्स होते हैं, उसमें जो 3 स्पेसेस होती हैं उनको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, और एक जो टाइम वाली होती है उसको आप लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी। 4 करंट का मतलब क्या है कि आपने 3 करंट डेंसिटी ये वाली और एक आपके पास क्या है चार्ज डेंसिटी ये वाली, इनको आपको नेम देते हैं 4 करंट का। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट उसकी जगह पे आई जे एक्स जे वाई जे जेड की जगह पे उन्होंने लिख दिया जे, और यहाँ पे उन्होंने चार्ज डेंसिटी की जगह पे लिखा है रो सी माइनस जे। अगर ये इस स्पेस अगर आप इसको चेंज कर दें क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो जे की जगह माइनस जे आ जाएगा। या आप ये देखें यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में है तो ये पॉजिटिव जे होगा, अगर नेगेटिव में है सबस्क्रिप्ट में है दैन यहाँ पे नेगेटिव करंट डेंसिटी आएगी। 4 करंट किसको कहते हैं? जिसमें आपके पास 3 करंट डेंसिटीज होती हैं, 1 चार्ज डेंसिटी होता है। नेक्स्ट है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ फॉर 4 करंट। आपने यहाँ पे कंजर्वेशन इक्वेशन राइट करनी है 4 करंट के लिए। ये वाली होती है कंजर्वेशन करंट, डेल्टा ऑपरेटर ए सबस्क्रिप्ट में एन जे और सुपरस्क्रिप्ट में इज इक्वल टू 0। MCQs के लिए इसको याद रखें, अपने माइंड में रखें। जे अल्फा इंटू अल्फा ये किसके इक्वल होते हैं? 0 के। अब जे अल्फा इंटू अल्फा का फार्मूला होता है जे 0 0 जे 1 1 जे 2 2 जे 3 3। क्योंकि ये 4 होती है ना 4 करंट है तो इसलिए हमने इसको 4 टाइम राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट MCQs के लिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 पोटेंशियल क्या होता है। 4 पोटेंशियल हैज़ टाइम एंड स्पेस कंपोनेंट। इसमें ये जो होता है ये आपके पास स्केलर होता है, ये आपके पास वेक्टर होता है। ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। ये आपके पास वेक्टर है ए, और ये जो 5/c है ये आपके पास स्केलर है। नेक्स्ट आपके पास है 4 पोटेंशियल कंजर्वेशन। ये वही वाली लाइन उन्होंने यहाँ पे अगेन से रखी है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने क्या किया है, पहले ए अल्फा इज इक्वल टू 0 है, A0 0 A1 1 A2 2 एंड A3 3 इज इक्वल टू 0। ये अब आप इसको अपने माइंड में रख लें, मे भी आपके MCQs में पूछ लें, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/c स्क्वायर d 5/dt पार्शियल 5/t प्लस डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी आते हैं, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होती है? ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के अपोजिट होती है, उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या होती है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्राडेज टेंसर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है इसको आप लोग फ्राडेज टेंसर भी बोलते हैं, और इसको आप कैसे डिफाइन करवाते हैं? ऐसे कि एफ अल्फा बीटा, आपने एल्फ को सुपरस्क्रिप्ट में अल्फा बीटा लिखा, देन आपने लिखा डेल्टा ए बीटा, मतलब आपने अल्फा बीटा में पहले आपने अल्फा लिखना है फिर बीटा लिखना है, देन आपने सेकंड में टर्म में पहले बीटा लिखना है देन आपने अल्फा लिखना है, और यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए। और यहाँ पर जो ए अल्फा है ये क्या है? 4 वेक्टर पोटेंशियल है। और आपने अब ये एफ अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में ये आ सकता है। आप सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखेंगे और ये लाइन भी लिख सकते हैं कि इसको फ्राडेज टेंसर भी कहते हैं। देन आपने ये लिखना है, ये मेरे पेपर में आया था तो इसको तो आपने लाजमी करना है। अब अल्फा बीटा क्या होता है इसके मैं ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है डायगोनल एलिमेंट। ये तो आपको पता है कि ये क्या है? 4 क्लास 4 है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 4 उसमें 3 होती हैं करंट डेंसिटीज़ और एक होता है 3 होती हैं 3 करंट डेंसिटीज़ होती हैं और एक चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये क्या है? 4/4 है। सबसे पहले आपने डायगोनल एलिमेंट लिखने हैं जो कि 0 0 0 है। देन आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम राइट करना है। याद रखना है जब आप फर्स्ट रो लिखने लगेंगे आपने साथ माइनस माइनस के साइन लगाने हैं, और जब आप कॉलम लिखेंगे तब आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -EX/c माइनस EY/c माइनस EZ/c, EX/c EY/c EZ/c। अब ये होगी। अब यहाँ पे जस्ट आपने ये वाली लिखनी है। अब ये आपने कैसे लिखनी है? ये 0 और 0 है, ये डायगोनल है, आपने इनको लिखना है BZ, फिर ये वाला जो होगा उसको लिखना है BY, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है? BX। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? BX के, ये दोनों क्या हैं? BY के, ये दोनों क्या हैं? BZ के। इतना हो गया। देन आपने यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, मतलब ये BX यहाँ पे माइनस होगा, BZ यहाँ पे माइनस होगा, BY यहाँ पे माइनस होगा। होप सो आप इसको अब कर लेंगे। इसका आप ये चाहे रट्टा लगाएं कैसे भी करें, लेकिन आपने इसको करना है। पहले आप इनको लिख लें, डायगोनल लिख लें, देन आप ऐसे कर लें कि BZ का BZ ये यहाँ पे एक लाइन आएगी और ये BY वाले यहाँ पे आएगी, BX एंड BX यहाँ पे आएगा, BX यहाँ नेगेटिव होगा, BZ यहाँ नेगेटिव होगा और BY यहाँ नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आपके पास इसका एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट में है, यहाँ
पे अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दें देन इसका फार्मूला होगा जी अल्फ़ा गेमा एफ गेमा एस जी एस बीटा। तो ये एक फार्मूला है। अब आप पेपर में जस्ट यहाँ तक भी लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म, कि आपके पास जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी आपने उसको टेंसर फॉर्म में लिखना है। ये होती है एफ अल्फ़ा बीटा को पहले आप गेमा के अकॉर्डिंग लें, फिर आप बीटा गेमा लिख लें, उसके अल्फ़ा के अकॉर्डिंग उसके डेरिवेटिव लें, गेमा अल्फ़ा लिख लें, उसका बीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें। मतलब आपने तीनों के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेना है और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एफ अल्फ़ा बीटा इज इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है, यू नॉट जे अल्फ़ा के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है कि टी अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल होता है, 1/4 एस अल्फ़ा बीटा एफ म्यू आर माइनस एफ म्यू बीटा। तो आपने ये वाला फार्मूला एनर्जी मोमेंटम टेंसर का ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका है अभी आपका सुपरस्क्रिप्ट में, इसमें देखें एक सबस्क्रिप्ट में था एक सुपरस्क्रिप्ट में था, तो ये वाला फार्मूला होगा। तो आपने याद रखना है, एक बार आपने गेमा गेमा लिखना है और एक बार आपने यहाँ बीटा बीटा लिखना है। यहाँ पर ये टी अल्फ़ा बीटा की जगह एस अल्फ़ा बीटा लिखना है 1/4। टी अल्फ़ा बीटा के लिए भी ये वाला फार्मूला है। इन दो फार्मूलों को आपने अच्छे से करना है। देन आपने देखना है टी अल्फ़ा ये इक्वल होता है T00 T11 T22 एंड T33। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पे देखें T00 अगर आपने फाइंड आउट करना है, आपने ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब ये जो सेकंड वाली टर्म है यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 लगा देना है। यहाँ पे देखें बीटा अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 है, तो आपने यहाँ पर भी 0 लगाना है, यहाँ पर भी 0 लगाना है। जब आप T11 के लिए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब आप T2 के लिए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी ये वाली फर्स्ट टर्म सेम है। T33 के लिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह 3 आ जाएगा। बाकी ये स्टार्ट वाली टर्म सेम है। यही वाली आपने लिखनी है, यही वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। इसको T00 के लिए, T11 के लिए, T22 के लिए, T33 के लिए फाइंड आउट करना है। ये स्टार्ट वाली आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये वाली जो होगी यहाँ पे आपने अल्फ़ा और बीटा की जगह पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 पुट करना है। और अगर आप इसको यहाँ पे जो आपके हैंडआउट्स थे यहाँ पे उनकी इसको नहीं लिखा हो गया S00 S11 ये सिर्फ 1 के इक्वल होता है, तो इसको आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें इसमें आपने इन सबको प्लस करना है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे, पहले आप इन चारों को प्लस करेंगे, देखें ये सब सेम है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 एफ म्यू गेमा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एफ म्यू गेमा ये मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। इन सबको जब आप प्लस करेंगे 0 0 1 1 2 2 3 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ म्यू गेमा इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर ये आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर बहुत ईजी है, इसको जस्ट एक बार एक नज़र देख लेते हैं। वैसे ही आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेस होता क्या है, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको आप सिग्मा आई जे से इसको शो करवाते हैं। जो इंडेक्स आई है ये शो करता है आपके पास के किस कोऑर्डिनेट पर वो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, और इंडेक्स जे कहते हैं इन विच का। बस आपने याद रखना इंडेक्स आई के लिए ओन कंपोनेंट एक्ट होता है, और इंडेक्स आई के लिए ये होता है, इंडेक्स जे के लिए इन होता है। तो आपके अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में आ सकता है, अदरवाइज़ ये सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता। आई के लिए ओन एंड जे के लिए इन, ठीक है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट ये है आपके पास कि ये स्ट्रेस टेंसर को आप मैट्रिक में कैसे राइट करते हैं, तो ये है इसकी मैट्रिक। अब इसमें ये जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट होते हैं याद रखना है, इनको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो नीचे और ऊपर वाले होते हैं इनको कहते हैं शेयर स्ट्रेस। तो ये आपने याद रखना है, ये नॉर्मल एंड ये वाले शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, AIJ को आप नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें शेयर स्ट्रेस AIJ इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्ले परपेंडिकुलर एक्सिस इन डायरेक्शन। ये मतलब इसका ये मतलब है कि शेयर स्ट्रेस एक ऐसे स्ट्रेस होती हैं जिसमें आई एक्सिस और जे एक्सिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं होते। जैसे 1 2 है, जैसा कि 1 3 है, 2 1 है, 3 1 है, 3 2 है, 2 3 है, ये सारे क्या हैं, ये शेयर स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, और ये है AII, मतलब AII का मतलब है A11 A22 A33, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। अब ये पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, AIJ ये पॉजिटिव होते हैं टेंसाइल स्ट्रेस में। जब आप किसी भी स्ट्रेस को स्ट्रेच कर देते हैं तब वो पॉजिटिव होता है, जब आप उसको कंप्रेस कर देते हैं तब वो नेगेटिव होता है। तो ये बातें अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस। नेगेटिव कब होता है, जब जे की नेगेटिव डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, जब जे पॉजिटिव होता है तब
तब वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है आपके पास काशीज़ लॉ ऑफ मोशन। अब ये काशीज़ लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखना है कि काशीज़ लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लीनियर मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम यूज़ करते हैं। आपने काशीज़ लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जस्ट ये बताना है कि इसमें आप कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, लीनियर मोमेंटम वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, और इसको ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो है ये वाली कि ये इसको इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। ए जे आई इंटू जे, यहाँ पे आई जे और जे आई एक ही मतलब है कि आप जे आई लिख लें या आई जे लिख लें। ए आई जे इंटू आई प्लस एफ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो एफ है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को शो करवाती है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं 3 डायमेंशनल, आप उसको राइट करें। तो आप उसको कैसे राइट करेंगे? यहाँ पे पहले आप लिखेंगे 1 1 2 1 3 1, मतलब आपने लास्ट में 1 1 रखना है और इसका फिर 1 1 2 1 3 1 प्लस F1 इज इक्वल टू 0। आपने अब इसका पार्शियल किसके अकॉर्डिंग लेना है? इसका डेरिवेटिव पार्शियल x1 पार्शियल x2 पार्शियल x3। देखें ये सब में नीचे वाले सेम है, डिनोमिनेटर सब में सेम है। यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे F3 होगा। क्या चेंज होगा? यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है 1 1 2 1 3 1 फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम 1 2 2 2 3 2, फिर यहाँ पे आपने तो लास्ट कॉलम है 1 3 2 3 एंड 3 3। तो ये आपने कॉलम वाइज यहाँ पे लिखनी है। ये 3 डायमेंशनल काशीज़ इक्वेशन है, ये आपके पेपर में आती है। काशीज़ इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? ये लीनियर मोमेंटम को किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? वो ये वाली इक्वेशन है। और इसकी 3D डायमेंशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन राइट करें तो आप उसको ऐसे राइट करेंगे F1 F2 F3 किसके इक्वल होता है? 0 के। नीचे पार्शियल x1 पार्शियल x3 सॉरी पार्शियल x2 एंड पार्शियल x3 होगा। और यहाँ पे आपने अब सिग्मा वालों को कैसे लिखना है? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम वालों को लिखना है। जो मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम होता है 1 1 2 1 3 1, देन 1 2 2 2 3 2, देन आपने लिखना है 1 3 2 3 एंड 3 3। नेक्स्ट है आपके पास काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगी कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कहीं पर भी आपको इशू हुआ तो इंशाल्लाह आपको फुल गाइडलाइन मिलेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।